लगाइएगा तो आपको जो है ना सीधे जानकारी आपको धीरे धीरे आपका सारा जानकारी जो है ना आपको उस पर पकड़ बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ना कब हुआ था, बताइए। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था कब हुआ था? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? पहले आपको जीएस का प्रश्न मिलेगा, लास्ट में जो है ना आपका मोटर व्हीकल से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताइए हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताइए किसका है? तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा का है। किसका है? तो आकाशगंगा का है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। तो 4 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बोलेगा तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? बताइए क्या होगा? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना है? तो 18 है। उपाधियों का अंत बोलेगा किस में वर्णन है? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? बताइए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर का बात करें, देखिए बहुत लोग इसमें बोलेंगे इसका उत्तर गलत है, लेकिन नहीं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पूछा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1806 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुआ था। और एसबीआई मतलब भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए कौन सी नदी गिरती है? बताइए क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती नदी में जो है ना गिरती है। तो निम्नलिखित में बोल रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट याद रखिएगा कि मतलब यहाँ पे ना बैंक ऑफ कलकत्ता, और बैंक ऑफ कलकत्ता का बात करें इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1800 में जो है ना 6 में हुआ था। ठीक है, और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना बोले 1840 में हुआ था। और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना बोलेगा तो 1843 में हुआ था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में जो है इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1956 में एसबीआई रखा गया तथा राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ये तीनों बैंक को मिला करके पहले इंपीरियल बैंक बना, उसके बाद जो है एसबीआई का स्थापना हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, काली मिट्टी मुक्ता इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए काली मिट्टी मुक्ता इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए क्या होगा? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता में है। कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट आइएगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बताइए टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी कहाँ है? बताइए क्या होगा? तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरपट्टनम है। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम है। नेक्स्ट आइए करें कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें किसने किया है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया। कौन किया? भगत सिंह ने किया है। ठीक है, 1926 में भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल आदि नागरिकों ने नौजवान भारत सभा की जो है ना स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए करें कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट आएगा कि सेंटियागो राजधानी है किसकी है? बताइए सेंटियागो राजधानी है किसकी? बताइए। तो 14 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, चिली का है। किसका है? तो चिली का है। तो सेंटियागो जो है ना चिली देश की क्या है? तो राजधानी है। नेक्स्ट आएगा कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किससे? बताइए भूकंप की जो प्रबलता है किससे मापते हैं? तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर मापनी से, मतलब रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता जो है ना मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। और भूकंप का मुख्य कारण प्लेटों का आपस में क्या होता है? टकराना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? बताइए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो 16 का से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, श्री जयवर्धने नागपुरा है। क्या है? श्री जयवर्धने नागपुरा या कोट्टे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? बताइए ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो रियल है। क्या है? तो रियल है। रूस का बोलेगा तो रूबल है। इथोपिया का बोलेगा तो वीर है। सऊदी अरब का बोलेगा तो क्या है? तो रियाल है। नेक्स्ट आइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए कौन सा राज्य से होकर गुजरता है? तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। और याद रखिए कर्क रेखा जो है ना भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और क्या है, मतलब ये सभी से जो है ना होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? बताइए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाद्री है। क्या है? तो हिमाद्री है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बताइए
भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बैरन द्वीप है। क्या है? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है करा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट है। क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है करा कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हीराकुंड बांध है। क्या है? तो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए अरब सागर में गिरने वाली नदी बताइए कौन सी है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा है। क्या है? तो नर्मदा है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। नेक्स्ट है करा कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। बताइए कौन सा राज्य है? करा कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वो कौन सा राज्य? बताइए तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 केरल है। कौन सा राज्य है? तो केरल है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताइए भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताइए तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम का है। किसका है? तो असम का है। तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान बोलेगा तो असम राज्य का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में क्या है? तो प्रसिद्ध है। बताइए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा स्टेडियम है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कलिंगा स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम है। और ये जो कलिंगा स्टेडियम है कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है और जिसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है जिसमें प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और याद रखिए बेसबॉल में बात करें कितना खिलाड़ी होता है? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, खो खो में बोलेगा तो 9 खिलाड़ी होता है और हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में जो है ना 11 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा है कौन सा है? बताइए तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना डी फील्ड हॉकी है। क्या है? तो फील्ड हॉकी है। तो फील्ड हॉकी खेल क्या है? पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल है। और क्रिकेट खेल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल बोलेगा तो फुटबॉल खेल फ्रांस एवं ब्राजील और रूस का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल बोलेगा तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। और आइस हॉकी बोलेगा तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी फुटबॉल बोलेगा तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? तो हॉकी है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई? बताइए करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची मतलब 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। और 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट है करा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि है कितना से कितना है? बताइए तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 2002 से कितना है? 2007 है। नेक्स्ट आइए करा बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? बताइए करा बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? बताइए कौन सी? बताइए तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा है। क्या है? तो छठ पूजा है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से? बताइए तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिथिला से। किसे? तो मिथिला से है। नेक्स्ट आइए करा कि विदेशिया लोकनाट्य शैली प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विदेशिया लोकनाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भिखारी ठाकुर को मानते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? बताइए बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? सबको पता है क्या है? सबको पता है क्या है? तो लिट्टी चोखा है। क्या है? लिट्टी चोखा है। नेक्स्ट आइए करा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? बताइए करा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? बताइए तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी है। किस नदी है? तो गंडक नदी पे जो है लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला गंडक नदी के तट पे लगता है। और सोनपुर मेला जिसे हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए और एक बात आपको बताते हैं, जितने लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना सभी लोग इस फॉर्म को भर ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन जॉब है। आपको लगता है ना कांस्टेबल से आपको अलग जॉब है, ऐसा नहीं, उससे कम अच्छा जॉब नहीं है। आपको हर प्रकार के जो है ना आपको जिसमें आपका LVM और एक का क्या था उसका लाइसेंस है तो था ना हाई HVM पता नहीं क्या था। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और मेरा बात मानिए, अगर बोल रहे हैं तो अगर मानना है तो आप अभी से जो है ना तैयारी में अच्छे से लग जाइए। जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है अच्छे से करिए। और बाकी आप जो भी ग्रुप में टेस्ट होता है टेस्ट को लगाइए, आपका 100% तैयारी हो जाएगा। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो मोटर व्हीकल का है उसका भी हम आपको अगर बुक आएगा अलग से तो हम जरूर करवाएंगे 40 नंबर के लिए। बाकी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आएगा, द्रवक आएगा, इसका भी आएगा, तो कंटिन्यू जो है ना क्लास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि श्रवणीय रेंज के नीचे आवर्ती के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए। श्रवणीय रेंज से नीचे आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि 5 से 8% एसिटिक एसिड कहा जाता है, बताइए क्या बोलते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या बोलते हैं बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। क्या बोला जाता है? तो सिरका बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। करा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं।
तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट सही करें कि इनमें से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैरिस नहीं है, लेकिन केचुआ है, नेरिस है और जोंक है। नेक्स्ट सही करें कि रेगिस्तानी पौधे को बाह्य त्वचा को मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सी, बताइए। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो सॉरी क्यूटीन होगा। क्या होगा तो क्यूटीन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है, क्यूटीन होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल कहलाता है क्या कहलाता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्य। तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है ना कार्य कहलाता है, और कार्य क्या है, अदिश राशि है, और कार्य का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट आइए, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट है करा कि एक वस्तु को एक रफ्तल दर्पण के सामने एक फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसी होगी, बताइए। क्वेश्चन करा कि एक वस्तु को एक रफ्तल दर्पण के सामने एक फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसी होगी। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना डी होगा, वास्तविक, और क्या होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा तो डी होगा, ऑक्सीजन जो है आवश्यक नहीं, लेकिन क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश क्या है तो आवश्यक है। नेक्स्ट है कि कंठमाला ग्वाइटरनिन में से किसी कमी कारण होता है, बताइए। कंठमाला ग्वाइटरनिन में से किसी कमी कारण होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन कमी कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रो असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, बताइए। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के राज्यपाल को जो है नियुक्त किया गया है, हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की जो है ना घोषणा किया, बताइए। सबको पता है क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2025 से किया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंदौर रहा है। कौन सा शहर रहा है, इंदौर रहा है। नेक्स्ट है कि विमल्डन वुमेन सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, बताइए। विमल्डन वुमेन सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्विटेक ने जीता है। कौन जीता है, ईगा स्विटेक ने जीता है। नेक्स्ट है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेल्सी। कहाँ के, इंग्लैंड के जीते हैं, ठीक है। तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, चेल्सी जीते, और कहाँ के, इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है, बताइए। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के नेतृत्व में जो है ना किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मेरठ में किया गया है। नेक्स्ट है कि जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, बताइए। जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश का नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे, बताइए। कहा कि 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के दौरे पे थे। किसके दौरे पे, चीन के दौरे पे थे। तो याद रखिए 14 जुलाई 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे याद रखिए ना कि 15 जुलाई 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जो है ना भाग लिया है। नेक्स्ट आइए कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम में किया गया है। नेक्स्ट आइए कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकृष्णन ए राम बने। कौन बने, हरिकृष्णन ए राम बने हैं, ठीक है। और इनका संबंध जो है ना तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट आइए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, बताइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है ना किसे सम्मानित किया गया है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, वर्षा देशपांडे को नियुक्त किया गया है, मतलब इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा कि क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाले पहला राज्य कौन बन गया है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाले पहला जो राज्य है कौन बन गया है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, गुजरात बना है। कौन सा राज्य बना है, तो गुजरात बना है।
नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? बताइए कहाँ किया गया है? सबको पता है कहाँ किया गया, अपना बिहार में किया है। कहाँ किया गया? अपना बिहार में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए अब मोटर व्हीकल का जो है ना प्रश्न पत्र स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग जो है ना आगे का भी देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब रहेगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, सिलेबस में आपका ऐड है। तो देखिए क्वेश्चन 61 कह रहा है कि भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 16 वर्ष है। नेक्स्ट है करा कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? बताइए करा कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस स्टेशन में प्राथमिक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि पुराना वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन करना अनिवार्य है? बताइए करा पुराना वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आरटीओ में आवेदन करना अनिवार्य होता है? कितना दिन होगा? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। कितना दिन? तो 14 दिन। नेक्स्ट है एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी का वैधता शुरू में कितनी होती है? बताइए एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब आरसी की वैधता शुरू में कितनी होती है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष होता है। कितना होता है? 15 वर्ष होता है। नेक्स्ट है करा कि वैध तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? करा कि वैध तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्माना जो है ना 3 महीने तक कारावास या दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जो है ना जमा करना अनिवार्य है? बताइए करा किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है? बताइए किसके लिए? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। नेक्स्ट है करा कि क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? बताइए करा क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? बताइए क्या होगा? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं रख सकता। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्या है? दंडनीय जो है ना अपराध है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के पंजीकरण के नवीकरणीय मतलब रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन सा दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है? बताइए क्वेश्चन करा यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन सा दस्तावेज मतलब मूल या डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आरसी और बीमा प्रमाण पत्र और क्या है? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मतलब PUC है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है? बताइए करा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है ना IDP कौन जारी करता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO जारी करता है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम को किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? बताइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना क्या एक अपराध है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, धारा कितना? 185 है। नेक्स्ट है करा कि शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने अवधि के लिए वैध होता है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के लिए जो है ना वैध होता है लर्निंग लाइसेंस। नेक्स्ट है करा कि सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें किसके लिए होती है? बताइए सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें जो है ना किसके लिए होती है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए। नेक्स्ट है करा कि अष्टकोणीय अष्टभुजाओं वाला यातायात संकेत क्या अर्थ है? बताइए अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुके मतलब स्टॉप। नेक्स्ट है करा कि PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? बताइए PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है। नेक्स्ट है करा कि त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? बताइए किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को मतलब एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन को, पुलिस वाहन को और क्या है सरकारी वाहन को आपातकालीन वाहन को रास्ता देना जो है ना अनिवार्य आपातकालीन समय में। नेक्स्ट है करा कि बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा का किसका उल्लंघन है? बताइए करा बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, धारा कितना? 196 का क्या है उल्लंघन है। नेक्स्ट है करा नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार संकेत क्या बनाते हैं? नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बनाते हैं? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य जो है निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है करा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? बताइए करा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। खतरनाक ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग और क्या है ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, इन सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है करा इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? बताइए इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का असर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? बताइए
वाहन के लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिल वाटर मतलब आंसू जल मिलाना क्या है सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, यदि ब्रेक पेंडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसके सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्रेक पेंडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। नेक्स्ट आइए करें कि गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को उसके कार्यकारी तापमान बनाए रखना और ज़्यादा गर्म होने से जो है ना रोकना है। नेक्स्ट आइए करें कि टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, व्हीकल अलाइनमेंट का जो है ना सही ना होना। नेक्स्ट आइए करें कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से जो है ना प्रज्वलित करना होता है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति गियर बॉक्स से जो है ना जोड़ना व तोड़ना। नेक्स्ट आइए करें कि यदि वाहन का अल्टरनेट काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा, बताइए। यदि वाहन का अल्टरनेटर बोल रहा है, यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन के एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर से निकलने वाली काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में ईंधन पेट्रोल डीजल की खपत क्या अधिक हो रही है। नेक्स्ट आइए करें कि व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है, बताइए। व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाले कंपन को रोकने के लिए करवाई जाती है। नेक्स्ट आइए करें कि इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के चलते पुर्जों की चिकनाई देना और क्या है घिसाव करना, ठीक है, घिसाव कम करना। तो इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इंजन के चलते पुर्जे को चिकनाई देना और घिसाव को कम करना। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन के रेडिएटर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहन के रेडिएटर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए। नेक्स्ट आइए करें कि यदि कार के एग्जॉस्ट को नीला धुआं से निकाल रहा है तो यह किस बात का संकेत है, बताइए। यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस बात का संकेत है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के ऑयल कंबंसन चैम्बर में जल रहा है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। वाहन में अल्टरनेटर का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी को चार्ज करना, विद्युत उपकरणों को जो है ना बिजली देना है। नेक्स्ट आइए करें कि व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है, बताइए। व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर जो है ना खिंचाव कम हो। नेक्स्ट आइए करें कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की जो है ना क्या भूमिका होती है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। नेक्स्ट आइए करें कि ब्रेक फ्यूल का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है, बताइए। ब्रेक फ्यूल का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैडल का नरम या बहुत नीचे तक जाना। नेक्स्ट आइए करें कि टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है, बताइए। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह समान हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है, बताइए। करें कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है, बताइए। स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है, बताइए। अभी पढ़े थे क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन में होता है। किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। तो स्पार्क प्लग का कार्य पेट्रोल इंजन में होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग कन्वेंशन चैम्बर के अंदर एक उच्च वोल्टेज बिजली की जो है चिंगारी मतलब स्पार्क उत्पन्न करता है।